डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पांडे क्लासेज प्रयागराज में आपका स्वागत है। माई सेल्फ एज अनुराग कुमार तिवारी और मैं आपका मैथमेटिक्स आईआईटी जेई के लिए डील करने वाला हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आईआईटी जेई पे आपका जो है 11th और 12th दोनों के ही जो है कोर्सेज क्या होते हैं मैथमेटिक्स में कवर किए जाते हैं। लेकिन हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका जो 12th का सिलेबस होता है वो आपका आईआईटी जेई और मेंस दोनों में आपका जो है ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है मैथमेटिक्स में आपका क्लास 12th के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि एल्जेब्रा के 2 ही चैप्टर आपके क्लास 12th में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक होता है एल्जेब्रा में दैट इज मैट्रिक्स और दूसरा आपका डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम लोग आपके क्लास 12th के एल्जेब्रा के पोर्शन को क्या करेंगे, कवर करेंगे, और उसके बाद आपका जो है हम लोग आपके कैलकुलस को सारा कवर करने वाले हैं। आप देखेंगे कैलकुलस का वेटेज आपका मेंस और एडवांस दोनों में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से, तो आपका मेंस और एडवांस में डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से कम एक या फिर 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये बहुत सिंपल टॉपिक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में सिंपल टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कुछ ही लेक्चर्स में आप अपने 1 या फिर 2 जो क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से, उसको बड़ी आसानी से सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक जो मैथमेटिक्स में हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है डिटरमिनेंट। ठीक है, दूसरा मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरा नाम अनुराग कुमार तिवारी है और पिछले आपका 8 से 9 साल से मैं मैथमेटिक्स को टीच कर रहा हूँ। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मैंने आपका मैथमेटिक्स को डील किया हुआ है, और इस मैथमेटिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरा अगर बात किया जाए जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, मैंने आपका IIIT जबलपुर से बीटेक किया है और मेरा जो एमटेक है वो NIT हमीरपुर से है। ठीक है, तो मैं आपको इस सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपली मैनर में समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर डील करेंगे दैट इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, मेरे साथ धीमे धीमे चीज़ें समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए द फर्स्ट टॉपिक इज डिटरमिनेंट। थोड़ा सा फॉन्ट को हम लोग जो है बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें जो है चीज़ें प्रॉपर तरीके से विजुअल रहें। ठीक है, चलिए तो टॉपिक इज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट, ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा डिटरमिनेंट। ठीक है, पहला पॉइंट आप डिटरमिनेंट में हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना नंबर ऑफ रोज होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि डिटरमिनेंट में, किसी भी डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं पहला पॉइंट आपका लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इन एनी डिटरमिनेंट, in any determinant the number of rows is always equal to the number of column, the number of columns। The number of rows is always equal to number of column। ये पॉइंट पहला तो आप याद रखेंगे। इस पॉइंट को मैं आपका बॉक्स के अंदर पुट कर देता हूँ। ठीक है, आपको जब भी मैं रोज का नंबर बोलूँ तो जितनी रोज होंगी उतनी ही आपकी कॉलम होगी। ये पहला पॉइंट आपको डिटरमिनेंट में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इसमें एक टर्म डिफाइन होता है ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट। किसी भी डिटरमिनेंट में
जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी या फिर जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे वही उस डिटरमिनेंट का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी डिटरमिनेंट में 3 रो हैं, तो मैंने बताया जितनी रो होंगी उतनी कॉलम, 3 रो होंगी तो 3 कॉलम होंगी, और आपका जितनी रो होंगी उतनी ही कॉलम होंगे, वही आपके उस डिटरमिनेंट का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर के लिए आपको रोज और कॉलम को नहीं देखना, क्योंकि रोज और कॉलम के नंबर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए आप बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ रोज और द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज नथिंग बट द नोन एज ए ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यहां पर डालेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट हेडिंग इज नथिंग बट द हेडिंग है द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, इस टर्म को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, ऑर्डर ऑफ ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के ऑर्डर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ ए डिटरमिनेंट इज नथिंग बट इट इज द, इसको अगर आप डिफाइन करें तो दैट इज नथिंग बट द, इट इज द नंबर ऑफ रोज और द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, ठीक है। किसी भी डिटरमिनेंट में जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, और वही उस आपके डिटरमिनेंट का क्या होगा, ऑर्डर होगा ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर मालूम है तो आप जो है जितना ऑर्डर होगा उतनी ही उस जो है डिटरमिनेंट के अंदर आपकी रोज होंगी और उतने ही कॉलम होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए यहां से आपको दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में। तो पहला पॉइंट मैंने बोला कि हम लोग सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को थोड़ा सा समझना चाहते हैं। अगर आपको डिटरमिनेंट का ऑर्डर मालूम है सेकंड है, तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में 2 रो होंगी और 2 ही आपके क्या होंगे, कॉलम होंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग जो है, मेरे ख्याल से ये चीजें आपने लिख ली होंगी, ऑर्डर को आप पहचान गए होंगे। ठीक है, इसको मैं आपका आगे कर देता हूं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, पहले मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला कि भाई सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, अगर आपको डिटरमिनेंट का ऑर्डर मालूम है तो जितना ऑर्डर होगा उतनी ही उसमें रोज होंगी, उतनी ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में 2 रो होंगी, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। कितने कॉलम्स होंगे, 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए कि सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी डिटरमिनेंट का ऑर्डर मालूम है तो उस डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बता सकते हैं। जितना ऑर्डर होगा उतनी नंबर ऑफ रोज और उतनी नंबर ऑफ कॉलम होगी। साथ ही साथ इस सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो जितना ऑर्डर होगा ऑर्डर का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वही आपका बताएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट टाइप ऑफ डिटरमिनेंट। तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 है, तो 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के अंदर कितने हमारे एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। ऑर्डर का मैं क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रोज मल्टीप्लाइड बाई कॉलम। सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। रोज और कॉलम को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 2 स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट। तो मैं लिख रहा हूं दैट इज 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगी, और साथ ही साथ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में वो कितना होगा, दैट इज आप इसको बोल सकते हैं
कि आप जो है ऑर्डर का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 4 एलिमेंट होंगे। तो सेकंड ऑर्डर एलिमेंट के अंदर, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। चलो, डिटरमिनेंट को हम लोग जनरली क्या करते हैं, 2 वर्टिकल लाइन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड ऑर्डर के एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने इतनी बात लिख ली होगी, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और यहां पर मैं आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को आप 2 वर्टिकल लाइन द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने किसका रिप्रेजेंटेशन किया है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट। मैं लिख देता हूं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटरमिनेंट। ये मैंने किसका रिप्रेजेंटेशन किया है? डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन किया है। सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो मैं 4 एलिमेंट लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। यहां पर आपका ए बी सी डी आपके क्या कहलाते हैं? एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए बी सी डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर represent the element of the determinant ठीक है। डिटरमिनेंट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ कॉमन बातों की बात कर लेते हैं। डिटरमिनेंट में कुछ आपके टर्म डिफाइन किए जाते हैं। आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रोज। तो आप देखेंगे कि 2 ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा उसमें 2 रो होंगी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड रो, ठीक है। तो मैं इनको अलग कलर से दिखा देता हूं। दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट रो, ये आपकी पहली रो है। दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट रो, 2 रो होती हैं। दिस इज योर फर्स्ट रो, ये आपकी क्या है? फर्स्ट रो है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी दैट इज कॉल्ड द रोज, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड रो। ये आपकी क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड सेकंड रो। ये आपकी क्या है? सेकंड रो है, ठीक है। और कितने कॉलम होंगे? 2 कॉलम होंगे, ठीक है। और कॉलम क्या होते हैं? जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं दैट इज नथिंग बट नोन एज ए कॉलम्स, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 ऑर्डर का जो आपका डिटरमिनेंट होगा उसमें 2 कॉलम होंगे। कॉलम को भी मैं यहां पर शो कर देता हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द कॉलम। इसको हम लोग थोड़ा सा, दिस इज नथिंग बट द, कौन से कलर को यूज कर लेते हैं? दैट इज ग्रे कलर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट कॉलम होगा। दिस इज योर फर्स्ट कॉलम और ये आपका सेकंड कॉलम होगा। ये आपका सेकंड कॉलम होगा, ठीक है। तो आपके पास 2 रो हो गई, 2 कॉलम हो गए। रोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नथिंग बट द, पहली रो को रिप्रेजेंट करेंगे R1 से, पहली रो को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग R1 से, पहली रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 से और दूसरी रो को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग R2 से। रो को R1 और R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, वही कॉलम को हम लोग C1 और C2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कॉलम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज नथिंग बट द, पहला कॉलम है तो इसको हम लोग C1 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये दूसरा कॉलम है इसको हम लोग C2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
दूसरा चीज अगर मैं बात करूंगा कि हर एक डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है। आपके डिटरमिनेंट के अंदर हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है। जैसे अगर मैं बात करूंगा, आपसे अगर बोला जाए कि जो आपके पास एलिमेंट नंबर 1 है या फिर एलिमेंट नंबर ए है, इसकी पोजीशन बताइए। ठीक है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं आपका दैट इज आपका एलिमेंट ए की पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो एलिमेंट ए है वो पहली रो में है और पहले कॉलम में है। ठीक है, तो एलिमेंट ए की जो पोजीशन होगी दैट इज ए इज इन दी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। आपका एलिमेंट ए मेरा जो है वो पहली रो में लाई कर रहा है, ये मेरा पहली रो में लाई कर रहा है। ठीक है, ए मेरा पहली रो और पहले कॉलम में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ठीक है, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है। तो यहां पर मैं नोट करके लिख देता हूं। ठीक है, नोट करके लिख देता हूं, ईच एलिमेंट in the determinant, each element in the determinant is having one position। हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है, वो पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैं आपका इस डिटरमिनेंट में आपका एलिमेंट ए के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपका जो एलिमेंट ए है, अगर मैं उसकी पोजीशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है, एलिमेंट ए जो होगा, अगर मैं उसकी पोजीशन के बारे में बात करूंगा तो एलिमेंट ए आपका जो है क्या है बेटा? पहले रो में और पहले कॉलम में। तो एलिमेंट ए की जो अगर मैं पोजीशन के बारे में बात करूंगा तो एलिमेंट ए इज इन फर्स्ट रो एंड इन फर्स्ट कॉलम। आपका जो एलिमेंट ए है वो पहली रो और पहले कॉलम में है। ठीक है, उसी तरह अगर आप इसी जो है डिटरमिनेंट में एलिमेंट सी के बारे में बात करें, तो जो एलिमेंट सी है वो किस रो में लाई कर रहा है? एलिमेंट सी आपका किस रो में लाई कर रहा है? रेड कलर से दिखा देता हूं। एलिमेंट सी आपका सेकेंड रो और दैट इज फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एलिमेंट सी की पोजीशन को लिखना चाहूं, दैट इज नथिंग बट द एलिमेंट सी की पोजीशन लिखना चाहूं, एलिमेंट सी की पोजीशन, तो एलिमेंट सी इज इन द फर्स्ट रो दैट इज फर्स्ट नहीं, सेकेंड रो। एलिमेंट सी इज इन द सेकेंड रो and in the first column। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो बात हो गई आपका दैट इज सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, अगर मैं आपके पास थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में बात करना चाहूं तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में भी थोड़ा चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मैं आपका ऊपर कर देता हूं। ठीक है, नाउ दिस इज नाउ इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं। ठीक है, चलो नाउ बात कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट द थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में। किसके बारे में? थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अगर आपको डिटरमिनेंट का ऑर्डर मालूम है, तो उसमें नंबर ऑफ रोज
और नंबर ऑफ कॉलम बता सकते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी बेटा, 3 रोज होंगी और उतने ही कॉलम होंगे, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, दैट इज 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम होंगे, ठीक है। कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। टोटल कितने एलिमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे आपके थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट पे, दैट इज रोज मल्टीप्लाइड बाई कॉलम या फिर ऑर्डर का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में, दैट इज रोज और कॉलम के नंबर बराबर होते हैं एंड दैट इज, या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्डर का होल स्क्वायर, दैट इज 9 एलिमेंट आपके पास होने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर आपको एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द थर्ड ऑर्डर का एलिमेंट, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, ठीक है। नाउ इसके मैं आपको एलिमेंट दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज ए, 9 एलिमेंट होंगे। ए पहला एलिमेंट है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, मैंने माना। चौथा है पी, क्यू एंड दिस इज आर। इसको भी स्मॉल लेटर से लिख देते हैं पी को, एंड दिस इज एक्स, वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ये आपके पास थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में 3 रो होंगी। दिस इज द फर्स्ट रो, ये आपकी पहली रो है और पहली रो को मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये आपकी दूसरी रो है, इसको मैं R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये आपकी तीसरी रो है और इसको मैं R3 से क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट। 3 रो होंगी और कितने कॉलम होंगे बेटा, 3 कॉलम होने वाले हैं, ठीक है। 3 कॉलम होंगे। नाउ दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम को आप C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज योर सेकेंड कॉलम, इसको आप C2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपका तीसरा कॉलम है, इसको आप C3 से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। 3 रो है, 3 कॉलम है, और मैंने बताया था कि हर एक डिटरमिनेंट में, हर एक डिटरमिनेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट की पोजीशन होती है। तो अगर मैं आपके इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट R है, इसकी पोजीशन लिखना चाहूँ, एलिमेंट R की अगर मैं पोजीशन लिखना चाहूँ, तो एलिमेंट R की पोजीशन क्या होगी बेटा, एलिमेंट R की जो पोजीशन होगी, एलिमेंट R जो है किस रो में है, सेकंड रो में है, और किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। तो अगर मैं एलिमेंट R की पोजीशन को लिखना चाहता हूँ, एलिमेंट R की पोजीशन को लिखना चाहता हूँ, तो R की पोजीशन क्या होगी, R, एलिमेंट R इज in the second row and in the third column, थर्ड कॉलम, ठीक है। आपका जो एलिमेंट R है वो आपका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में आपका लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जनरली हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर ही जो एलिमेंट होते हैं, तो डिटरमिनेंट के अंदर इन एलिमेंट को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है डिटरमिनेंट के अंदर, जो एलिमेंट है A B C ये एलिमेंट है, अगर इन एलिमेंट को आप जनरली रिप्रेजेंट करना चाहें तो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है डिटरमिनेंट के एलिमेंट को AIJ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कभी लिखूंगा AIJ का मतलब उस डिटरमिनेंट के एलिमेंट के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट के अंदर ये जो एलिमेंट हैं, इनका हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं या फिर नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है, चलो प्रीवियस में ही रहते हैं जिससे कि आपको सारे नोट्स एक ही जगह पे दिख जाएंगे। इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो ऊपर खिसक जाओ भाई, ठीक है। चलो लिख रहे जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन जनरल रिप्रेजेंटेशन
जनरली, ये लिखो, जनरली द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट इज represented by aij, represented by aij, ठीक है। जनरली हम डिटरमिनेंट के एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? aij का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एक डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट को अगर आप जनरली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डिटरमिनेंट के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिटरमिनेंट के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे aij। aij का मतलब होता है, aij क्या होगा? दिस इज द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द ith रो एंड jth कॉलम। सबसे पहले जो हमारा नंबर लिखा होगा वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड में जो नंबर लिखा होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो aij हमारे डिटरमिनेंट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और वो एलिमेंट किस रो में पाया जाएगा? ith रो में होगा और jth कॉलम में। तो एलिमेंट aij का मतलब होगा दैट इज नथिंग बट द एलिमेंट belonging to ith रो and jth कॉलम ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि दैट इज एलिमेंट A21, जो एलिमेंट A21 है ये आपका, इसकी पोजीशन आपको बतानी है। तो एलिमेंट A21 जो होगा वो आपका किस रो में पाया जाएगा? ये आपका दैट इज पहला जो हमारा जो है जो नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रोज को। लिख दे रहा हूं, दैट इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो। और बेटो जो सेकंड में नंबर लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है दैट इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं A21, ये जो एलिमेंट है A21, ये जो मेरे पास एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज नथिंग बट द, ये जो एलिमेंट होगा वो किस रो में होगा? ये सेकंड रो में होगा और फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट इन A21 कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड रो और फर्स्ट। एलिमेंट इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलो अगर अब मैं बात करूं जो है जनरली आपका, हम लोग सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट देख चुके हैं और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट देख चुके हैं, और अगर मैं इसको जनरल रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आपका किस पोजीशन पे किस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, चलो यहां पर बात करते हैं। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो यहां पर मैं बात करता हूं दैट इज सेकंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा, सेकंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होने वाला है, सेकेंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा उसमें 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। इस सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के अंदर 4 एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे और 4 एलिमेंट की पोजीशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। 4 एलिमेंट में होंगे और ये पहले एलिमेंट की पोजीशन होगी, ये सेकंड एलिमेंट की पोजीशन होगी,
ये थर्ड एलिमेंट की पोजीशन होगी और ये फोर्थ एलिमेंट की पोजीशन होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो है। ठीक है, ये जो आपकी पोजीशन पे है, जो पहली पोजीशन है, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन आपकी किस रो में लाई कर रही है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये आपके पास जो पहली पोजीशन है, ये जो आपके पास पहली पोजीशन है, ये किस रो में लाई कर रही है, ये आपकी पहली रो है, ये आपके पास दूसरी रो है, ये आपके पास पहला, हाँ सॉरी फॉर दैट, ये आपके पास पहला कॉलम है और ये आपके पास सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो अगर मैं इस पोजीशन के एलिमेंट को लिखना चाहता हूं तो आप देखेंगे ये जो पोजीशन है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रही है। तो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A11। A11 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को। ये आपकी जो है पोजीशन क्या है, पहली रो और सेकंड कॉलम में है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A12। ये एलिमेंट क्या है, पहली रो और सेकंड कॉलम में है, पहली रो और सेकंड कॉलम में है। ये जो आपके पास पोजीशन है ये किस रो में है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो पहले रो का नंबर लिखते हैं फिर कॉलम का। तो यहाँ पर जो आपके पास थर्ड एलिमेंट होगा इसकी पोजीशन है, ये आपका एलिमेंट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो इस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे A21 से, और ये जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, तो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A22 से। तो अगर मैं जनरली आपका जो है सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखना चाहूँगा तो उसमें चार एलिमेंट होंगे, ये होगा A11, ये होगा A12, ये होगा A21 और ये होगा A22। ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में होगा, ये एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में होगा, और ये एलिमेंट आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम में होगा। इसी तरह अगर मैं जो है थर्ड ऑर्डर पे बात करूँ, ठीक है, थर्ड ऑर्डर के अगर मैं डिटरमिनेंट को जनरली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा, थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा उसमें 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, 9 एलिमेंट होंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट द, और 3 रो होंगी, दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 1, ये आपके पास रो नंबर क्या होगी, 2 होगी, ये आपके पास रो नंबर 3 होगी, और 3 कॉलम होंगे। नाउ दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि आपका इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो पहले रो और पहले कॉलम में होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहां पर जो एलिमेंट होगा वो पहली रो और सेकंड कॉलम में होगा, और यहां पर जो एलिमेंट होगा दैट इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग A13 से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करें। नाउ ये आपका जो एलिमेंट होगा वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में होगा, ये एलिमेंट सेकंड रो और सेकंड कॉलम में होगा, इसलिए इसको A22 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका सेकंड रो और थर्ड कॉलम में होगा। ये एलिमेंट आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये आपका थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो हम लोग इस तरह से आपके थर्ड ऑर्डर के एलिमेंट, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग उसको जनरली ऐसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। पहले एलिमेंट होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, दैट इज A31, A32 और A33। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इस पे बेस्ड हम लोग जो है आपके मेंस का एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपका बोर्ड पे लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए नाउ चल पहला क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट construct a third order determinant, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। आपको एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट
क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जिसके एलिमेंट आपके रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं वेयर, या फिर जिसके जो एलिमेंट हैं वो इस रिलेशन द्वारा क्या होंगे, फाइंड आउट किए जाएंगे, फिर निकालेंगे। वेयर ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस थर्ड ऑर्डर के अंदर जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को आप इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें। वेयर ए आई जे इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाई 2i प्लस जे। इस थर्ड ऑर्डर के जो एलिमेंट है उसको निकालने के लिए आपको इस फार्मूले का यूज करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। आपको एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, और उस थर्ड ऑर्डर के जो एलिमेंट है, जनरल रिप्रेजेंटेशन किया है एलिमेंट, और आप डिटरमिनेंट के एलिमेंट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस थर्ड ऑर्डर के जो एलिमेंट होंगे वो इस रिलेशन द्वारा क्या किए जाएंगे, फाइंड आउट किए जाएंगे। आई और जे की वैल्यू रख देंगे तो आपके एलिमेंट क्या होते जाएंगे, फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो डिटरमिनेंट है वो किस ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा उसमें 9 एलिमेंट होंगे। तो नाउ मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले मैं अपने डिटरमिनेंट को मान लेता हूँ। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और उसमें 9 एलिमेंट होंगे। पहला एलिमेंट होगा A11, दूसरा एलिमेंट होगा A12, तीसरा एलिमेंट होगा A13, चौथा होगा A21, पांचवा A22, छठवां A23, सातवां A31, A32 और A33। ये आपका जो है थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। आपको इसके एलिमेंट निकालने हैं। ये जो एलिमेंट है A11, A12, इनको निकालने के लिए आपको इस फार्मूले का यूज करना है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आपके इस थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस थर्ड ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट है वो हम इस फार्मूले से निकालें। चलो मैं पहले कौन सा एलिमेंट निकालने जा रहा हूँ, A23 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलो जो इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट हैं वो निकाले जाएंगे इस फार्मूले से, दैट इज A आई जे इज इक्वल टू है 2IA प्लस जे। इस फार्मूले का यूज करूंगा। सबसे पहले मैं इस थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के किस एलिमेंट को निकालने जा रहा हूं, दैट इज A23। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस थर्ड ऑर्डर के एलिमेंट को निकालने जा रहा हूं, A23 एलिमेंट को निकालने जा रहा हूं। अगर A23 निकालना है, इस फार्मूले का I की जगह कितना रखेंगे 2 और J की जगह कितना रखेंगे 3। I की जगह आपको रखना है, A23 को निकालने के लिए I की जगह रखना है 2 और J की जगह रखना है 3। तो एलिमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 3 7। कितनी आ जाएगी, 7 विल बी देयर। इसी तरह अगर जो है आप इस डिटरमिनेंट के किस एलिमेंट को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आप A32 को निकालना चाहते हैं और इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट को इस फार्मूले की हेल्प से निकालना है। इसने बोला है A32 निकालना चाहते हैं, तो बेटा I की जगह रखेंगे 3 और J की जगह कितना रखेंगे 2। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 हो जाएगा। उसी तरह अगर जो है आप जो है निकालना चाहें A11, क्या निकालना चाहें A11, आप A11 एलिमेंट अगर निकालना चाहते हैं तो आपको I की जगह रखना है 1 और J की जगह रखना है 1। तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर, दिस इज 3। तो इस तरीके से आप सारे के सारे 9 के 9 एलिमेंट निकाल लेंगे, उनकी वैल्यू पुट कर देंगे और आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपने सारे एलिमेंट निकालने होंगे। कुछ मैंने आपको एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करना है वो तरीका मैंने आपको बता दिया, ये आपका मेथड होगा। सारी वैल्यू पुट करेंगे, कुछ एलिमेंट मैंने आपको निकाल के दिखा दिए हैं। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। थोड़ा सा हैंग कर गया, ठीक है, ये थोड़ा सा हैंग कर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर दें। अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं, क्या हो रहा है, अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो इसका जो आंसर होगा दैट इज, चेक करिए, आपने सारे एलिमेंट निकाल लिए होंगे अभी तक मेरे ख्याल से। A11 की वैल्यू आ रही है 3, A12 की वैल्यू आ रही है 4, A13 की वैल्यू आ रही है 5, A21 की वैल्यू आ रही है 5,
A22 की वैल्यू आ रही है 6, A23 की वैल्यू आ रही है 7, A31 की वैल्यू आ रही है 7, A32 की वैल्यू आ रही है 8, ये देखिए निकाले हुए, और A33 की वैल्यू आ रही है 9। नाउ दिस इज योर डिटरमिनेंट। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। दिस इज योर आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, हर एक डिटरमिनेंट की कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू होने का मतलब कि डिटरमिनेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके पास एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और उस सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की अगर आप वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग केवल सेकंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से हो गया होगा, आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, हेडिंग डालिए वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। लिखिए, वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की हम लोगों को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर से आते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट सेकंड ऑर्डर से करें। सेकंड ऑर्डर से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो दैट इज नथिंग बट द, मान लीजिए मैं सेकंड ऑर्डर के एक डिटरमिनेंट ले रहा हूं। नाउ दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। दिस इज योर सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट दैट इज हैविंग 4 एलिमेंट A, B, C, D। और अगर आप इस फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए, इस सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुनने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन दो नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले अगर मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आ जाएगा बेटा, A इंटू डी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। यहां पर माइनस चिन्ह आ जाएगा और माइनस चिन्ह लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो नंबर का मल्टीप्लाई क्या आएगा, C इंटू बी। ठीक है, C इंटू बी, दैट इज C इंटू बी आएगा, C इंटू बी। ठीक है, दिस इज C इंटू बी विल बी देयर, C इंटू बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, आपको दिखना चाहिए। पहले आपने क्या किया, पहले आपको ये करना है, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर आपको इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है। सेकंड नंबर पे आपको ये करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अगर आप किसी भी सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले आप इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस साइन लगाइए और फिर इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करिए। दिस इज योर द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, चलो आगे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहीं पर रखा रहने देते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, नाउ आई कैन बी टेकन द सम एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए, एक मेरे पास सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और मैं उसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ आई कैन बी टेक द एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। नाउ आई कैन बी टेक इट हियर, दिस इज 5 4 -7 एंड दिस इज 2। ये एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और इस सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी, तो पहले आप क्या करेंगे, इन दो नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 2। फिर आप क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 × 4, ठीक है। -7 × 4। यहाँ पर ये कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट, जब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू कितना आएगा, दिस इज 10 और ये आ जाएगा -28 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो दिस इज नथिंग द +28 और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 38। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, 38 होने वाली है। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होने वाली है, 38 होने वाली है। एक एग्जाम्पल और करेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, जरूरी नहीं है। डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ये एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट था, एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द, नाउ आई कैन बी टेक इट ए वन डिटरमिनेंट 3 7, दिस इज 9 एंड दिस इज 10, ठीक है। चलो इस सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इन दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 × 10। फिर कौन सा निशान लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। नाउ दिस इज माइनस और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 7 और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 9 × 7 कितना हो जाएगा, 63 और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -33। तो इस बार इस सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, -33 और इस बार वैल्यू कितनी थी, इससे पहले वैल्यू थी 38, ठीक है। तो आपको दिखना चाहिए कि यार जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। किसी भी डिटरमिनेंट की एक वैल्यू डिफाइन होती है और सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। अब इस पे बेस्ड हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के मैथमेटिक्स में आप अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम लोग जो है अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के, ठीक है। चलिए तो अपने क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ यू कैन बी टेक द क्वेश्चन नंबर 1। Find the value of determinant. Find the value of given determinant. आपको एक डिटरमिनेंट दिया है क्वेश्चन में, उसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो नाउ दिस इज द डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट को देख के आपको मालूम चल जाएगा वो किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ठीक है। नाउ दिस इज x - 1, नाउ दिस इज 1, x³, नाउ दिस इज x² + x + 1। ये आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट की आपको क्या करनी है,
वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा और आपने इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x - 1 x² प्लस x प्लस 1 एंड दैट इज, फिर क्या लगाएंगे, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, माइनस साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट द x³ × 1। चलो, अब आपको दिख रहा होगा बेटा यहां पर ये जो है, यहां पर एक फार्मूला बन जाएगा। नाउ दिस इज द फार्मूला x - 1 × x² प्लस x प्लस 1। ये आपका फार्मूला है x³ - 1 का फार्मूला है, ठीक है। या फिर आपने बचपन में पढ़ा होगा, दैट इज a - b a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। तो ये आपका होता है a³ - b³ का फार्मूला। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट द इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ - 1। ये जो है ये आपका x³ - 1 का फार्मूला है। माइनस कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज x³ को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, x³। और यहाँ से आप देखेंगे x³ से x³ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x³ से x³ आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x which is satisfying the equation that is 3x + 1 - 5 2x + 4 दैट इज इक्वल टू 3। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है और इस बार जो आपको इक्वेशन दी है वो डिटरमिनेंट के फॉर्म पे दी है, ठीक है। डिटरमिनेंट की कुछ वैल्यू होती है, उस वैल्यू को निकाल लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। नाउ दिस इज 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको वो x निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द इक्वेशन, इक्वेशन डिटरमिनेंट के फॉर्म में दी है और जो डिटरमिनेंट है वो सेकेंड ऑर्डर का है। नाउ दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज x + 1। नाउ दिस इज -5, दिस इज 2x + 4 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टाइम्स दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 2x + 4 माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। नाउ दिस इज -5 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा, दिस इज x + 1। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 और इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। 3 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करिए, कितना आएगा, 6x प्लस कितना हो जाएगा 12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5x + 5 दैट इज इक्वल टू कितना है 3। यहाँ से आप ऐड करेंगे तो 6 और 5 11x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 17, 12 + 5 17, दिस इज इक्वल टू 3।
17 को उधर लेके जाएंगे तो 11x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 40। तो यहाँ से x की बेटा वैल्यू जो होगी वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। x की वैल्यू आपके पास आएगी -14 डिवाइडेड बाई 11। दिस इज द वैल्यू ऑफ x विच कैन बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। आपकी x की यह वैल्यू आपकी इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? चलिए अब हम लोग जो है फिर से एक नया क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको इस बार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन find the number of solution which satisfying the equation, find the number of solution of the equation और इक्वेशन आपको ये दी हुई है, that is cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा दैट इज इक्वल टू 1। नाउ दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। और साथ ही साथ आपको दिया है कि जो थीटा है वो आपका बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई। मतलब हम थीटा की यहाँ पर केवल कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, जो 0 से 4 पाई के बीच में है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन इसमें वेरिएबल क्या है, थीटा की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो थीटा की कितनी वैल्यू पॉसिबल है वो सारी वैल्यू आपको बतानी, कितनी नंबर ऑफ सोल्यूशन है। और थीटा की जो वैल्यू एक्सेप्टेबल है इस क्वेश्चन में वो 0 से लेके 4 पाई के आसपास है। ठीक है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि डिटरमिनेंट में हर एक चैप्टर का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स जिसमें हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस। इस इक्वेशन के सोल्यूशन मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा की टोटल कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं वो नंबर ऑफ वैल्यू आपको काउंट करके बताना है। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सोल्यूशन थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल का आपका यूज आएगा और मेरे ख्याल से अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जनरल सोल्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होने वाली है। जो जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट नाउ दिस इज द इक्वेशन आपको दी है डिटरमिनेंट के फॉर्म पे। और कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर का। 2 रो 2 कॉलम है, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ दिस इज साइन थीटा and this is minus cos theta and this is equal to 1। इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस टाइम्स दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बेटा, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो आएगी cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई आएगा अगेन cos थीटा माइनस क्या आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू कितना होगा 1। यहां पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ ना, यहां पर सॉरी फॉर दैट, यहां पर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड में क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट द माइनस साइन विल बी देयर। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मल्टीप्लाइड बेस से यहाँ माइनस था, कॉस थीटा
मल्टीप्लाइड बाई माइनस कॉस थीटा, माइनस चिन्ह लगेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन थीटा। यहाँ पर कितना आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द -1 को उस साइड लेके जाते हैं। ठीक है, -1 को उस साइड लेके जाते हैं, -1 को हम लोग उस साइड लेके जा रहे हैं। ठीक है, कितना ऊपर चला गया ये, नीचे आओ भाई। ठीक है, चलो यहां से, अरे क्या हो रहा है भाई, ठीक है, चलो माइनस साइन को साइड लेके जाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा विल बी देयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा टिग्नामेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, और उसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा जनरल सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको टिग्नामेट्री में दिया हो कॉस x इज इक्वल टू क्या दिया हो, -1 दिया हो। कॉस x इज इक्वल टू, अगर ये इक्वेशन टिग्नामेट्रिकल इक्वेशन अगर आपके पास दी है तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। आई कैन बी टेक इट हियर, साइड में हम लोग चीज़ें लिख देते हैं। साइड में यहाँ पर मैं चीज़ें लिख देता हूँ। अगर आपके पास एक टिग्नामेट्रिकल इक्वेशन है cos x इज इक्वल टू -1, cos x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन जो होगा, जनरल सोल्यूशन, अगर मैं जनरल सोल्यूशन इसका लिखना चाहूँ, x की कौन कौन सी, सोल्यूशन का मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू होता है दैट इज 2n प्लस 1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। n की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 5 मिनट। n की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, केवल इंटीजर वैल्यू आप यहां पर रख सकते हैं। n की जब हम डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो x की डिफरेंट वैल्यू यहां पर आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आप देखेंगे अगर मैं कंपेयर करूं तो सेम इक्वेशन है, लेकिन x की जगह क्या आ गया, 2 थीटा आ गया है, तो मैं यहां से डायरेक्ट इसका जनरल सोल्यूशन लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर यहां से मैं जो है बात करूंगा, दैट इज नथिंग बट दैट इज अगर बात करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो x की जगह यहाँ पर क्या है, 2 थीटा, तो अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखना चाहूँगा तो सोल्यूशन क्या आएगा, दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा इसका सोल्यूशन, दैट इज 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, x की जगह 2 थीटा आएगा, वेयर नाउ दिस इज द जनरल सोल्यूशन, दिस इज नथिंग बट द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, चलो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू बेटा क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये तो जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर आप n की कौन सी वैल्यू रखेंगे, वेयर
n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। इंटीजर का मतलब होता है दैट इज -1, 0, 1, 2, 3 लाइक समथिंग, ये सारी की सारी वैल्यू रखेंगे। और जब हम n की डिफरेंट इंटीजर वैल्यू रखेंगे तो कई सारी यहाँ से थीटा की वैल्यू आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए कि थीटा की आप केवल कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं जो 0 से लेके 4 पाई के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ से हम जो थीटा आएगा, थीटा की कई सारी वैल्यू आएंगी, लेकिन क्वेश्चन में हम केवल कौन कौन सी थीटा की वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं जो 0 से लेके 4 पाई के बीच में आएगी। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये आ गया। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं थीटा की कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में। थीटा जो है वो एक्सेप्टेबल है, फिर बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 4 पाई। मतलब थीटा की कौन कौन सी वैल्यू, इसी चीज को हम लिख सकते हैं जो थीटा है दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, चलो अब हम यहां से सोल्यूशन निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन पॉसिबल थे। ठीक है, तो चलो मैं n की डिफरेंट वैल्यू ले रहा हूं। तो पहले मैं क्या रख रहा हूं, इस जनरल सोल्यूशन में, ये आपका जनरल सोल्यूशन है, दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। अब हम डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं, तो पहले मैं क्या रख रहा हूं, दैट इज पुट कर रहा हूं इस सोल्यूशन में n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो थीटा की बेटा क्या वैल्यू आएगी, थीटा की n की वैल्यू 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी π/2। और π/2 जो है वो 0 से लेके 4 पाई के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। इस वैल्यू को मैं क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, ये एक सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, ये सही सोल्यूशन। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, n की इंटीजर वैल्यू रखेंगे, डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। दूसरी इंटीजर वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, पुट n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से थीटा की क्या वैल्यू आएगी, n इज इक्वल टू 1 पुट करें, यहाँ 1 आएगा तो दैट इज 3 π/2। और जो 3 π/2 होता है वो भी आपका 0 से 4 पाई के बीच में लाई करता है, तो थीटा की ये वैल्यू भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस इज आल्सो ए वन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट में थीटा की वैल्यू क्या पुट करूंगा, या फिर n की वैल्यू क्या पुट कर, इंटीजर वैल्यू पुट करनी है। n की आप डिफरेंट इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। जब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू बेटा क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी दिस इज 5 π/2, जो कि 2.5 पाई होता है, जो कि 0 से लेके 4 पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो थीटा की ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी बेटा, एक्सेप्ट हो जाएगी। थीटा की ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद आप और वैल्यू रखेंगे। नाउ पुट n इज इक्वल टू 3। जब n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो जनरल सोल्यूशन से सोल्यूशन क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 7 π/2। 7 π/2 जो कि 3.5 पाई होता है, जो कि आपका दैट इज नथिंग बट द आपका क्या होगा, 0 से 4 पाई के बीच में लाई करता है, तो ये वैल्यू भी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब मैं जो है n की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, पुट n इज इक्वल टू 4। जब आप n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 9 π/2, जो कि बेटा आपका जो है दैट इज 0 से 4 पाई के बीच में लाई नहीं करता है, तो ये वैल्यू थीटा की एक्सेप्ट नहीं होगी क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका 0 से लेके 4 पाई के बीच में लाई नहीं करता। आपको थीटा की केवल कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, क्वेश्चन में थीटा 0 से लेके 4 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, यहाँ तो हमने पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं, लेकिन इंटीजर निगेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव वैल्यू देख लेते हैं। तो अगर मैं पुट करूँ बेटा n की वैल्यू -1, n की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो थीटा की बेटा वैल्यू कितनी आने वाली है, थीटा की वैल्यू जब यहाँ पर आप n की निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा -π/2। ये आपके पास आ जाएगा दिस इज -π/2, जो कि 0 और 4 पाई के बीच में लाई नहीं करता, तो ये वैल्यू भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपके पास केवल कितने थीटा की वैल्यू आ रही, 4 वैल्यू आ रही हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए द नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो कितने सोल्यूशन हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द 4।
अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि जितने भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं सबका सम बताइए, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं आंसर, द सम ऑफ ऑल द सोल्यूशन। अगर पूछा जाता ऑल द सोल्यूशन, जितने भी आपके इस क्वेश्चन के सोल्यूशन है, अगर उनका सम पूछा जाता, सोल्यूशन सम ऑफ ऑल द सोल्यूशन कितना हो जाता है, एक तो π/2, दूसरा 3π/2 प्लस 5π/2 प्लस 7π/2, ये आपका सम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट टर्म पे आपका डिस्कस करेंगे, जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लगेगा क्योंकि मैं नोट्स में कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता। आप देखेंगे डिटरमिनेंट को मैंने ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेट किया, डिटरमिनेंट को मैं जो है आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से भी थोड़ा सा रिलेट करूंगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका 11th का चैप्टर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। जरा क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट find the total number of second order determinant which have element 4, 5, 6 ओनली। आपको बताने कि सेकेंड ऑर्डर के हम कितने टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट जिसके एलिमेंट केवल और केवल क्या होंगे, 4, 5, 6। तो आपको वो सारे डिटरमिनेंट बताने कि कितने डिटरमिनेंट बना सकते हैं जिसके आपके नंबर केवल 4, 5, 6 होने चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।